बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, ऑन गोइंग जो नेटो समिट है जो कि 2 रोज़ पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी रहेगी, आज मेरे ख्याल से उसका आखिरी दिन है। इसके अंदर एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इवेंट ये हुआ कि पहली बार चाइना के खिलाफ बड़ी सख्त ज़बान यूज़ की गई थी और लग यूँ रहा है कि अमेरिका बड़ा केयरफुली नेटो को भी चाइना के पीछे लगाने के ऊपर तुला हुआ है। पहले तो नेटो सिर्फ रशिया के पीछे था, लेकिन अब नेटो का शायद वो इसको बढ़ा के उसको चाइना के खिलाफ भी यूज़ करने पे तुले हुए हैं। और ये बहुत ही डेंजरस किस्म की चीज़ है जो कि सिर्फ चाइना और यूरोप वालों के लिए नहीं, दुनिया के लिए बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन अमेरिका को चूंकि अपना एक ग्लोबल ऑर्डर उनका बना हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसको उन्होंने बचाना है एट एनी कॉस्ट। तो उनको शायद दुनिया की फिक्र नहीं है, वो ये नहीं समझते कि इसका बाकी दुनिया के मुल्कों के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो बस अपनी धुन में लगे हुए हैं कि किसी तरह से नेटो भी इनके पीछे लग जाए। और फिर नेटो अगर इनके खिलाफ हो जाता है, चाइना के खिलाफ, तो नेटो प्लस नाम की कोई चीज़ बनाई जा सकती है। ऑलरेडी उसका वजूद बहरहाल है इनफॉर्मल किस्म का, लेकिन उसको फॉर्मली फिर एक शक्ल दी जा सकती है नेटो प्लस को। और उसके अंदर क्वाड के मुल्क तो होंगे 4 ही, ये जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये तो होंगे ही, और अमेरिका इटसेल्फ। लेकिन फिलिपाइन और दीगर मुल्कों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी घेरने के पीछे काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब एक बड़ा ग्लोबल अलायंस आप कह सकते हैं कि चाइना के खिलाफ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते हुआ ये है कि एक तो चाइना ने वार्निंग दी थी नेटो को 1-2 रोज़ पहले कि आप एशिया के अंदर अगर आएंगे तो फिर आपको हम रेजिस्ट करेंगे ना। हुआ यह है कि ताइवान के इर्द गिर्द चाइना ने एक बहुत बड़ी ड्रिल्स शुरू कर दी हैं इस इवेंट के बाद। ये जो नेटो के अंदर जैसे ही डिक्लेरेशन आई है चाइना के खिलाफ वहाँ से, तो चाइना ने भी यहाँ से एक बड़ी ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। और उन ड्रिल्स के अंदर उन्होंने अपने फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, वॉरशिप्स सभी यूज़ किए हुए हैं। NBC न्यूज़ खबर लगा रहा है कि चाइना कंडक्ट्स सेकंड डे ऑफ एक्सरसाइजेज नियर बाय ताइवान सेज द लार्ज स्केल ड्रिल्स इंक्लूडेड फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स एंड वॉरशिप्स एज बीजिंग कीप्स अप मिलिट्री प्रेशर ऑन द सेल्फ रूलिंग आइलैंड डेमोक्रेसी इट क्लेम्स हैज इट्स टेरिटरी। और मजीद वो कहते हैं कि while China has not commented on the exercises, they are happening less than 2 weeks before Taiwan stages its own annual drills and as NATO holds a summit at which alliance leaders said China challenges its interests, security and values with its ambitions and coercive policies। अब देखें चाइना का क्लेम क्या है, ये तो सारी दुनिया जानती है। ताइवान क्या है? ताइवान चाइना ही तो है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये एक ही मुल्क हुआ करता था, चाइना, ताइवान, ये एक ही हैं। फिर ये अलग बात है कि सिविल वॉर जब हो गई थी वहाँ पर चाइना के अंदर KMT पार्टी के दरमियान और माओ ज़ेडोंग के जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, इनके दरमियान सिविल वॉर हुई थी। और इवन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी सिविल वॉर चलती रही। चाइना 2 फ्रंट्स पे लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये जीत गई उस सिविल वॉर के अंदर, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इनके पास ज़्यादा थी, तो ये उठा के उन्होंने पटक दिया KMT पार्टी को। पहले KMT पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी चाइना के ऊपर। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई है तो KMT पार्टी वाले आकर इधर बैठ गए ताइवान के आइलैंड के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये हमारा चाइना है और बाकी इतना बड़ा जो चाइना है ये हमारा ऑक्यूपाइड इलाका है और इस पर हम कभी कब्जा करेंगे बाद में। तो ये एक मज़े का खेज किस्म की बात है कि एक ग्रुप जिसको चाइना के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, भाई अगर KMT को चाइनीज़ पब्लिक की सपोर्ट होती तो उन्हीं की हुकूमत होती ना वहाँ पर। तो अगर माओ ज़ेडोंग को चाइना के लोग पसंद कर रहे थे, चाइना के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं उनका KMT वाला। ये तो आप इस तरह से है कि चाइनीज़ लोगों की विल के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप ताइवान को अलग मुल्क कंसीडर कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यू आर चैलेंजिंग द विल ऑफ चाइनीज़ पीपल। वो चाइना सही कह रहा होता है कि आप हमारे रिजॉल्व को चैलेंज कर रहे होते हैं अगर आप 1 चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। इस वक्त भी छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ताइवान का आइलैंड है, आधे घंटे में चाइना इसके ऊपर अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दोनों साइड से चूंकि एक ही किस्म की कौम है, हान नस्ल की चाइनीज़ हैं दोनों साइड पे, और आपस में रिश्तेदारियां हैं इनकी, डीप पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन है दोनों का, रूट्स है दोनों की।
तो इसीलिए चाइना फोर्स यूज करने से अवॉइड कर रहा होता है। अदरवाइज वो आधे घंटे में भी इसको इन्वेड कर सकते हैं, उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन उधर भी वेस्ट वाले टांग अड़ा रहे होते हैं। अब यहाँ कोई भी जी शऊर बंदा अगर अपना दिमाग यूज करे ना कि किधर वेस्ट, किधर अमेरिका और किधर ताइवान, इनका क्या काम है ताइवान के अंदर आकर और इस तरह से इनको प्रोवोक करना, और वहां पर इलीगल गवर्नमेंट बैठी हुई है, अमेरिका के पपेट्स है शुरू से लेकर, इनको अमेरिका खुद भी मुल्क नहीं मानता। तो ये मुनाफिकत भी, आप इसको हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं कि एक इलाके के वो मुल्क भी नहीं मानते, कहते भी हैं कि चाइना का हिस्सा है, फिर भी वो कहते हैं कि चाइना को नहीं लेने देंगे। ये मुनाफिकत है बेसिकली। अब इन्होंने क्या किया है, रिस्पॉन्ड में अमेरिकन ने मामलात को मजीद बढ़ाने के लिए एस्केलेशन लेवल बढ़ा रहे हैं। असल में इन्होंने भी वहाँ वो जो ताइवान स्ट्रेट है, जिसको अमेरिकन कहते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जबकि चाइनीज कहते हैं कि नहीं ये हमारा समुंदर है, हमारे इलाके हैं ये भी, उधर अमेरिकन ने जहाज भेज दिए अपने ड्रिल्स के दौरान। राइटर्स ने खबर लगाई है आज कि यूएस नेवी प्लेन्स फ्लाइज थ्रू ताइवान स्ट्रेट आफ्टर चाइनीज ड्रिल्स। और इस हरकत का अमेरिकन से उसकी जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, वो कह रहे हैं कि बाय ऑपरेटिंग विद इन द ताइवान स्ट्रेट इन अकॉर्डेंस विथ द इंटरनेशनल लॉ, The United States supports the navigational rights and freedom of all nations। सारे नेशंस का हम जो है ना फ्रीडम उसको असर्ट कर रहे हैं। ये सबके चाचे मामे बने हुए ना दुनिया के, सारी दुनिया का चाचा मामा अमेरिका है। तो ये कह रहे हैं सारी दुनिया का फ्रीडम हम जो ना असर्ट कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि यहाँ पर सबको आज़ादी है। और आगे वो कहते हैं द एयरक्राफ्ट ट्रांजिट ऑफ द ताइवान स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट्स द यूनाइटेड स्टेट्स कमिटमेंट टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। The United States military flies, sails and operates anywhere international law allows। Now ये जो हरकत थी ना, ये 2-4 रोज के बाद भी हो सकती थी। ये इमीडिएटली उधर से ड्रिल्स खत्म हुई हैं चाइनीज की, इधर से अमेरिकन ने जहाज उड़ाए हैं अपने वहाँ पे। तो ये सीधा सीधा उनको मैसेज है असल में कि हम इंटरफेयर करेंगे ताइवान के मामले पे। लेकिन यहाँ पर यूरोप वालों के लिए सोचने का मकाम है। मैक्रोन कहता रहता है ना कि हमारा क्या जाता है ताइवान से, वो तो हमारा रीजन ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें। और मैक्रोन जैसे बहुत सारे और भी यूरोपियन मुल्क हैं जो कि कहते रहते हैं कि वी हैव नथिंग टू डू विद द ताइवान इशू। इन सबको सोचना पड़ेगा कि आप एक ऐसी चीज़ के लिए अमेरिका के साथी बने हुए, चाइना के साथ उनका कोई फड्डा ही नहीं है, यूरोप वालों का फटा नहीं है चाइना के साथ। चाइना की तो बड़ी मार्केट है वहां पर, चाइना के और इनके तो इंटरेस्ट ही हैं, एक है मतलब कॉमन इंटरेस्ट हैं दोनों के। और चाइना बहुत बड़ा खरीदार भी है इनके प्रोडक्ट्स का, और ये भी बहुत बड़े खरीदार हैं चाइना के प्रोडक्ट्स के। तो यूरोप वालों को सोचना पड़ेगा कि वो पपेट क्यों बने हुए हैं। बहुत सारे मुल्क, उनके सारे नहीं, बहुत सारे ऐसे भी मुल्क हैं जो कि अमेरिका के पपेट बनने के खिलाफ हैं, और वो समझते हैं कि यूरोप को एक अलग ही पावर पोल होना चाहिए। थर्ड पावर पोल वो कहते हैं कि दुनिया का यूरोप को बनना चाहिए। जैसे चाइना एक पावर पोल है, अमेरिका पावर पोल है, तो यूरोप के अंदर ये भी सोच है कि हमें भी पावर पोल होना चाहिए। अमेरिका और यूरोपियंस के दरमियान बहुत सारे मुद्दों पे डिसएग्रीमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो यहाँ उनको सोचना पड़ेगा कि ये जो इश्यूज है अमेरिका और चाइना के दरमियान, उनके चलते वो कैसे चाइना को प्रोवोक कर रहे हैं। वो तो लिटरली सकिन हो जाएंगे ना इस एंटी चाइना कैंपेन के अंदर जो कि अमेरिका रन कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इंडिया का मिसाल उनके सामने है। इंडिया बड़ा अच्छा चल रहा था चाइना के साथ, लेकिन बिला वजह बैठे बिठाए यूं ही मोदी साहब सकिन हो गए एंटी चाइना उस कैंपेन के अंदर जो कि अमेरिका रन कर रहा है। मोदी साहब बैठे बैठे आ गए ना, बोने किस्म के लीडर है, इनके पास कोई विजन, कोई दूर अंदेशी थी ही नहीं, तो वो सकिन हो गए। बड़ी कुर्सी पे जब छोटा बंदा बैठता है तो ऐसा ही होता है, अपना भी नुकसान किया, कौम का नुकसान किया। खाम इंडियंस को उन्होंने इतने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं बॉर्डर्स के ऊपर अब तक 3 सालों में। ये शांत किस्म के बॉर्डर्स होते थे, इधर तो कुछ भी नहीं होता था, ना इंडिया की साइड से कुछ ज़्यादा यहाँ पर फोर्सेज रखी जाती थी, ना उधर से ज़्यादा फोर्सेज रखी जाती थी। बैठे बैठे पंगा लिया इन्होंने, ज़रूरत ही नहीं थी लद्दाख के स्टेटस को छेड़ने की, ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो है वो बस छेड़ दिया। ना इनको कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट उससे मिला। ये समझ रहे थे कि बहुत बड़ा मैं कोई खुमैनी बन जाऊंगा, कोई इतना बड़ा सुप्रीम लीडर बन जाऊंगा इंडिया का ये हरकत करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब तो बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि कश्मीर के ऊपर से भी आर्टिकल 370 हटाने का दबाव इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और इसीलिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाकर ये सुनवाई की जा रही है। आर्टिकल 370 को सुन रहा है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के लद्दाख और कश्मीर पर से ये हटा दें।
और ये हो भी सकता है कि इसको हटाने का डिसीजन इंडिया का सुप्रीम कोर्ट दे दे, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा चाइना और इंडिया के दरमियान पीस हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। सबसे पहला जो स्टेप है ना इंडिया और चाइना के दरमियान पीस कायम करने के लिए, वो यही है, आर्टिकल 370 का रिमूवल। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट मोदी की बेवकूफ़ियों को रिवर्स करे अगर, तो ये उनका बहुत बड़ा एहसान होगा, इंडियन कॉम के ऊपर एहसान होगा। तो यूरोप वालों को भी मोदी की ये जो एडवेंचर्स थे ना, मिस एडवेंचर्स, इससे सीखना पड़ेगा। खामखा में चाइना के खिलाफ अगर वो जाते हैं तो उनका अपना नुकसान ज्यादा होगा, चाइना का इतना नुकसान नहीं होगा।